अप्लाई नहीं कर रहा है, पर अब जो दूसरा स्टेप है, अब एनरोलमेंट बढ़ गया है, अच्छी बात है, पर जो वो 11 से 14 साल की लड़कियां अभी स्कूल में रह रही हैं, तो वो कितना पढ़ पा रही हैं, कितना नहीं। तो अभी भी बेसिकली फोकस वहीं रहना चाहिए कि जो लर्निंग लेवल है उन 11 से 14 साल के एडोलेसेंट जो गर्ल्स हैं उनका, तो वो किस लेवल पर हैं, तो वो अभी शायद देखना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, राहुल। स्वागत है आपका लोकमंच में, कृपया सवाल पूछिए अपना। हाँ जी मैडम, मैंने अभी कल परसों न्यूज़पेपर में आया हुआ था कि पंजाब में कुछ टीचर्स अपने पैसों से राशन खरीद के मिड डे स्कीम चला रहे हैं। इसका मतलब सिंसियर टीचर्स अभी भी हैं इंडिया में सरकारी स्कूलों में, लेकिन ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि बच्चे मिड डे मील स्कीम के बाद वापस लौट कर नहीं आते हैं। तो सरकार क्या कदम उठा सकती है कि वो बच्चे वापस लौट कर आए और एजुकेशन ले सके? क्या सरकार और क्या कर सकती है इस बारे में? प्लीज इस बारे में अगर कुछ बता सके तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल का। प्रोफेसर रायना, आप जवाब देना चाहेंगे इसका? पहली बात, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये उदाहरण दिया। हमारे देश में बहुत बहुत अच्छे टीचर हैं और यहाँ बात हुई थी, हम पहली बात ये करें कि हम टीचर्स को सबसे बड़ा विलन न माने और उसके ऊपर सारा बोझ डाल दे। बहुत अच्छे टीचर हैं, ईमानदार है, काम करने वाले हैं। कुछ टीचर हैं जो अकाउंटेबल नहीं है, दोनों चीजें हैं। दूसरी बात आपने जो कही कि वो मिड डे मील में आते हैं उसके बाद नहीं चले जाते हैं वापस। देखिए, दो तरीके हो सकते हैं। एक तो डंडा है, अब डंडे से बच्चे को स्कूल में बिठाइए। दूसरा है स्कूल का वातावरण ऐसे बनाइए कि बच्चा स्कूल से जाना ही नहीं चाहता है, वही आना चाहता है। और बच्चे को जहां अच्छा लगता है, खेल के मैदान में अच्छा लगता है, वहां जाएगा। और अगर स्कूल वैसा बन जाएगा जहां मजा आ रहा है, वो रहेगा वहां पे। तो अपनी शालाओं को वैसा बनाना कि बच्चे के रुचिकर का हो, ये चैलेंज है हम लोगों का। और ये बहुत सारे स्कूल हमारे ऐसे हैं, ग्रामीण शालाएं जो ये करती हैं। सवाल है कि ये तमाम स्कूल ऐसे कैसे बने और ये रुचिकर बनाना, ना कि डंडे से उनको बिठाना, फिर वो भाग जाएंगे। क्या यहाँ पर प्रोफेसर रायना कहीं ना कहीं जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो भी, उसको भी देखने की हमें जरूरत है? अब जैसे मिड डे मील की हमारे दर्शक ने बात की, उन्होंने कहा कि जो टीचर अच्छे हैं वो अपने पैसों से अनाज खरीद करके मिड डे मील चला रहे हैं और बच्चे आ रहे हैं, लेकिन फिर हम ये भी जानते हैं कि मिड डे मील को लेकर के कितनी नकारात्मक तस्वीर भी हमारे सामने आई है। जब वैसा ही खाना खा के बच्चे बीमार हुए हैं, बच्चे टीचर वही खाना बना रहे हैं मिड डे मील स्कीम में, पढ़ाई का उनका वक्त जाया हो रहा है। और इन तमाम चीजों को हम धीरे धीरे शिक्षा के अधिकार के तहत ला रहे हैं कि इन चीजों के माध्यम से बच्चे में रुचि जागे और वो स्कूलों की तरफ आए। आपने तीन चीजें कही, मैं तीनों को एक पहले आपका सवाल था एनरोलमेंट और ड्रॉप आउट को लेके। बिल्कुल सही बात। मैं नहीं कहता हूं कि एनरोलमेंट कोई जरूरी चीज नहीं है, बिल्कुल जरूरी, पर एनरोलमेंट अपने आप में काफी नहीं है। इसी वजह से आरटीई में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है एनरोलमेंट, सस्टेन्ड अटेंडेंस एंड कंप्लीशन। एनरोलमेंट भी हो, अटेंड भी करे और कंप्लीट भी करे, मतलब ड्रॉप आउट ना हो और सतत वो अटेंडेंस भी हो। ये तीन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो अभी एनरोलमेंट है, सस्टेन्ड अटेंडेंस और कंप्लीशन नहीं है। क्या मुख्य कारण है? ये तो अब बहुत साफ है। पहले कहा जाता था कि डिमांड नहीं है, चाइल्ड लेबर है, बच्चे निकल जाते हैं। एनएसएसओ का सर्वे था 46 राउंड, और जहां मैंने सरकार की कुछ नीतियों की आलोचना भी करी। मैं दो चीजों सरकार की बताऊं जिसको मैं मानता हूं कि बहुत जरूरी है आज के दिन में उनको वापस लाना। एक जो 1994 में लर्निंग विदाउट बर्डन का रिपोर्ट, जिसको यशपाल कमेटी कहते हैं, जो आप सवाल कह रही हैं उसमें गया था, और जो उसी के आधार पे 2005 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पॉलिसी बना। मेरे ख्याल में ये दोनों चीजें इस स्थिति को बदलने के लिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट के रूप में बिल्कुल अहम है। सबसे बड़ी बात है कि बच्चा, मुख्य कारण जो है ड्रॉप आउट करने का, वो स्कूल की पठन पाठन की चीजों पे कोप नहीं कर पाता है। जो मैंने कहा, भाषा हो या किताब का जो दर्जा है, अब कॉन्सेप्ट्स वो इंट्रोड्यूस करते हैं जो उस उम्र के लिए ठीक नहीं है। जी, बिल्कुल। वो नहीं समझ में पाता है। जब वो 1, 2, 3 साल कुछ समझ नहीं पाता है तो ड्रॉप आउट करना एक स्वाभाविक चीज है। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, हरियाणा से करतार सिंह। करतार जी, स्वागत है आपका लोकमंच में, कृपया सवाल पूछिए अपना। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सवाल पूछिए। मैडम, आजकल क्या है कि जो टीचर ट्रेनिंग होती है वो प्राइवेट एजेंसीज देती हैं हरियाणा में। जी जी। एसएसए के तहत जो टीचर ट्रेनिंग होती है वो प्राइवेट एजेंसीज देती हैं। प्राइवेट एजेंसीज में तो जो टीचर वो इंगेज करते हैं आगे ट्रेनिंग देने के लिए, वो सारे अनएम्प्लॉयड यूथ होते हैं। 20 साल से ऊपर की उम्र के जो टीचर हैं वो प्राइवेट एजेंसीज में ट्रेनिंग देते हैं। 20 साल से ऊपर की उम्र के जो टीचर हैं वो प्राइवेट एजेंसीज में ट्रेनिंग देते हैं। 20 साल से ऊपर की उम्र के जो टीचर हैं वो प्राइवेट एजेंसीज में ट्रेनिंग देते हैं। 20 साल से ऊपर की उम्र के जो टीचर हैं वो प्राइवेट एजेंसीज में ट्रेनिंग देते हैं। 20 साल से ऊपर की उम्र के जो टीचर हैं वो प्राइवेट एजेंसीज में ट्रेनिंग देते हैं। 20 साल से ऊपर की उम्र के जो टीचर हैं वो प्राइवेट एजेंसीज में ट्रेनिंग देते हैं। 20 साल से ऊपर की उम्र के जो टीचर हैं वो प्राइवेट एजेंसीज में ट्रेनिंग देते हैं। 20 साल से ऊपर की उम्र के जो टीचर हैं वो प्राइवेट एजेंसीज में ट्रेनिंग देते हैं। 20 साल से ऊपर की उम्र के जो टीचर हैं वो प्राइवेट एजेंसीज में ट्रेनिंग देते हैं। 20
और वो ट्रेंड टीचर्स को आगे ट्रेनिंग देते हैं, तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाते किसी भी तरह से। मैंने बार बार हरियाणा गवर्नमेंट को लिखा है कि इस प्रकार का आप व्यवस्था कीजिए कि जो ट्रेन टीचर है उसको आगे कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर या जैसे रैना साहब जी जैसे एक्सपर्ट आगे कुछ ऐसे हों जो ट्रेनिंग दें। एक अनएम्प्लॉयड आदमी कैसे करेगा। और जहां तक एनरोलमेंट की बात है, एनरोलमेंट बिल्कुल पक्की बात है, एनरोलमेंट बढ़ी है, पर 11 साल से 14 साल का बच्चा स्कूल आने पर वो सीख क्या रहा है, ये मैडम बिल्कुल ठीक कह रहे थे, कुछ नहीं सीख रहा, क्योंकि हमने एनरोलमेंट कर ली, वो बच्चा स्कूल में आ ही नहीं रहा प्रैक्टिकली। ये बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। और मिड डे मील तो बहुत बड़ी योजना है, हरियाणा गवर्नमेंट ने भी लागू कर रखी है और बहुत इसका फायदा हो रहा है। परंतु जी बहुत बहुत धन्यवाद करतार सिंह जी, आपने कुछ अहम बातें रखी हैं और जो सवाल आपने एक पूछा था ट्रेन टीचर्स का, उर्मी जी आप उसका जवाब देना चाहेंगी जो उन्होंने अनएम्प्लॉयड यूथ वाली भी बात की। देखिए वो जो बोल रहे हैं ट्रेन टीचर्स जो ज्यादातर प्राइवेट एजेंसीज अब ट्रेनिंग देती हैं, तो हर चीज की एक रेगुलेटरी सिस्टम होनी चाहिए। इंस्टीट्यूट प्राइवेट हो सरकारी हो ढंग से ट्रेनिंग दे रहा है नहीं, ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट बनता है जो मतलब जो ट्रेनिंग टीचर्स ट्रेनिंग जो एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, तो वो उस हिसाब से जो हमारे जरूरत है वो पूरी कर रहा है या नहीं, वो उस चीज का तो ओवरसाइट होना चाहिए। बिल्कुल, क्या वहां पर मॉनिटरिंग जो है वो बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि ऐसी खबरें बिहार से भी आई हैं, कई डिस्ट्रिक्ट्स में आपके फर्जी एडमिशंस हो रहे हैं, फेक एडमिशंस हो रहे हैं, यानी कि मतलब आपने बच्चों के नाम चढ़ा दिए हैं, लेकिन जब आप बाद में कभी मुआयना करने चाहते हैं तो आपको ये पता चलता है कि वो बच्चे तो जिस दिन उनका एनरोलमेंट हुआ था तब से लेकर आज तक आए ही नहीं है, तो वो बच्चे एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं इसके बारे में भी किसी को नहीं पता, और पैसा केंद्र की तरफ से जा रहा है उन सारी स्कीम्स के लिए। देखिए ये जो सुपरवाइजरी जो काम है वो तो होना ही चाहिए, बट किसी वजह से जैसे पहले प्रोग्राम में प्रोफेसर रायना ने बोला था, जो हमारे जो स्तंभ थे एजुकेशन के जैसे एनसीईआरटी, एससीईआरटी, डाइट्स वगैरह, वो सब बिछड़ गए थे प्रोग्राम से, सर्व शिक्षा अभियान से। कुछ जो सुपरवाइजरी जो काम होता है वो ये सब इंस्टीट्यूशंस करते हैं, और जो स्टेट्स के जो डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन होते हैं वो भी करते हैं। अगर किसी में तालमेल नहीं हो तो मतलब सुपरविजन का भी कोई तालमेल नहीं होता है ना, तो सब अपने हिसाब से काम करते रहते हैं, जो काम करता है करता है, नहीं करता है नहीं करता। बेटर मॉनिटरिंग, बेटर अकाउंटेबिलिटी, ये तो these are most required। बिल्कुल, और मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल भी ये कह चुके हैं कि अपनी तरफ से केंद्र ने तो अच्छा कानून बनाया है शिक्षा के अधिकार के तौर पर, लेकिन वो तब क्या करें जब राज्य अपनी तरफ से उतनी गंभीरता नहीं दिखाते हैं। ऐसा माना है चार्डी मिनिस्टर कपिल सिब्बल का। इस वक्त एक और कॉलर राजस्थान से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, मनोहर। मनोहर, स्वागत है आपका लोकमंच में, कृपया सवाल पूछिए अपना। अच्छा मैडम, मेरा सवाल ये है कि विद्यार्थी है वो रेगुलर स्कूल के बजाय प्राइवेट में ज्यादा जा रहे हैं, उनका रुझाव उस तरफ ज्यादा है। अब पता नहीं सरकारी टीचर ट्रेनिंग में कोई कमी है या फिर ये मिड डे मील व्यवस्था सही नहीं है, उसका कोई पता नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल का, इसका जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो दर्शक के जवाब के साथ साथ इस चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका लोकमंच में स्वागत है। हम आज चर्चा कर रहे हैं शिक्षा की बदहाल स्थिति पर। और इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाएं, एक कॉलर हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, संदीप। संदीप, स्वागत है आपका लोकमंच में। आप सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार संदीप जी, सवाल पूछिए। मैडम जी, ये जो एजुकेशन की है ना शिक्षा, मैडम ये एजुकेशन की जो शिक्षा है ना, जी ये एक तो हिंदी मीडियम है और एक इंग्लिश मीडियम है मैडम। ये मैडम एक क्यों नहीं होती है, डबल क्यों करते हैं? आपका सवाल सही तरह से हम तक नहीं पहुंच पाए संदीप जी। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप एक बार फिर से अपना सवाल पूछें जब आप दोबारा से कॉल करें। लेकिन उस बीच में आपसे जानना चाहूंगी प्रोफेसर रायना, इससे पहले जो कॉलर थे उनके अगर सवाल का जवाब, जो उन्होंने बात कही कि ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से स्कीम्स नहीं चल रही हैं, सरकारी स्कूलों में ये तमाम स्कीम्स, मिड डे मील जो चलाया जा रहा है, बावजूद इसके उनकी ये शिकायत थी कि उस हिसाब से बच्चे जो हैं वो आके वहां पढ़ नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं डिसइंचैंटमेंट है। तो कहाँ विफलता मिल रही है? नहीं, मुझे पहले लगता है कि मिड डे मील स्कीम को हम माने कि बहुत ही एक जरूरी सार्थक स्कीम है। बिल्कुल। और उसको हम ये न माने कि वो स्कीम इसलिए है ताकि बच्चे स्कूल आए। वो एक न्यूट्रिशनल स्कीम है जिससे बच्चों का जो हमारे 42% मैल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन है उनके लिए, उसको वही माने। उसको ये ना माने कि वो बच्चों को लाने के एक गाजर मूली का काम है कि वो स्कूल में आए और उसके जोड़ें। उसको नहीं जोड़ना चाहिए। उसको अपने आप उसका एक अर्थ है जो बहुत जरूरी अर्थ है। वो देश पे काफी कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत जगह दिक्कत आती है, तो उसको तो मैं बहुत सार्थक मानता हूँ। लेकिन मिड डे मील के कारण से बच्चों को सीखना नहीं चाहिए। सीखना चाहिए उनको मिड डे मील के बाहर भी, और वो होना चाहिए अपनी पठन पाठन तरीके को। जहां तक टीचर ट्रेनिंग की, मैं 2-3 बातें जल्दी से कहूं, पर मैं एक थोड़ा नीति की बात कहना चाहता हूं। टीचर ट्रेनिंग के लिए तो मैं जो हरियाणा से जो सवाल था, मैं तो मानता हूं बिल्कुल गलत है कि इस तरह से लेना। इससे क्या कर रहे हैं आप? DIETs हैं जिनकी ट्रेनिंग का काम है, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर BRC है, ट्रेनिंग का काम है, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर है, ट्रेनिंग। ये आपने इदारे खड़े कर दिए हैं। इनको बेहतर करने के बदले आप बाहर से प्राइवेट से ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो अपना जो स्ट्रक्चर है उसी को मार्जिनलाइज कर रहे हैं। और जैसे उन्होंने कहा, उसमें जो ट्रेनिंग करने वाले लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं जिनको कुछ मालूम नहीं है। तो यही तरीके जो हम अपनाते हैं। देखिए, प्राइवेटाइजेशन जो हम बात करते हैं ना, एक प्राइवेटाइजेशन हम भूल जाते हैं। इस देश में टीचर ट्रेनिंग के जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है, 95% जो हैं वो प्राइवेट है। 95%। हमने कभी देखा है उनकी क्वालिटी क्या है? जहां से ट्रेनिंग B.Ed करके आते हैं, D.Ed करके आते हैं, वगैरह करके आते हैं, अनरेगुलेटेड है। और बीजे ने कहा था। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हैं जिनको हम कहेंगे नीटी ग्रिटीज, डिटेल, जिसके ऊपर हमको काम करना है। पर मैं एक जरूरी बात ये कहना चाहता हूँ, असर ने ये कर दिया। इसके 2 रूप हो सकते हैं, इसको सकारात्मक रूप से ले लीजिए। बिल्कुल, आप इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल उसी से आगे इसको ले जाऊंगी। एक वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल भी हम साथ में ले लेते हैं। दिल्ली से कृष्णकांत हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्वागत है आपका लोकमंच में। कृष्णकांत जी, अपना सवाल पूछिए। मैडम बहुत बहुत नमस्कार आपका। जी नमस्कार मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ जी, जो हमारा जो एक लेवल है वहाँ हिंदी मीडियम ज्यादा लिया जाता है और इंग्लिश मीडियम पर कोई फोकस नहीं है वहाँ के छात्राओं के ऊपर। दूसरी बात, उसी वजह से जो बच्चे इंट्रेंस टेस्ट नहीं पास कर पाते पॉलिटेक्निक का, AIEEE का, IIT का, उसकी वजह से वो डिस्टेंस एजुकेशन यानी व्यापारीकरण के एक धंधे में फंस जाते हैं बच्चे, उसी में वो अपनी पढ़ाई करते हैं जी। मैं इसी के ऊपर मैं इन वक्ताओं से मैं कुछ जवाब चाहता हूँ कि उस पर फोकस क्यों नहीं किया जाता इंग्लिश मीडियम पर, उसके ऊपर। जी उर्मी जी, आप जवाब देना चाहेंगे? आपने पहले पूछा था वो प्राइवेट स्कूल्स पर क्यों माँ बाप आकर्षण होते हैं। एक कारण ये है अंग्रेजी का। आज हम माने तो जो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है वो ज्यादातर अंग्रेजी है। आप कितना भी अच्छा हिंदी या कोई दूसरा इंडियन भाषा आप बोल पाए, लिख पाए, आपको अंग्रेजी का एक दर्जा है। आप अगर बच्चों को अंग्रेजी नहीं सिखाएं तो मुश्किल है। पर दूसरे साइड मुश्किल ये है कि जो पहले हमने बात की थी घर की भाषा और स्कूल की भाषा, तो
वो सब सोच के अंग्रेजी का इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है भाषा के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने भाषा या जो स्कूल की दूसरी भाषा है, चाहे हिंदी हो या स्टेट में जो भी भाषा हो, उसको आप नजरअंदाज करें। दूसरी बात यह है कि एक ये जो बोल रहे हैं, एक इसमें एक सेंस होता है कि लोगों का जनरल जो परसेप्शन है कि अगर गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे तो वो गरीबी से आप नहीं उभर पाएंगे, आप गरीबी में ही धकेले रहोगे। तो बेसिकली आपको उस हिसाब से बात ले दे के करिकुलम की बात होती है, स्कूल में कैसे पढ़ाए जाते हैं। जैसे पहले भी अभी प्रोफेसर रायना ने बोला, रतामरा जी ने भी बोला कि अगर बच्चों को आपको स्कूल में रखना है तो उनको स्कूल के और आकर्षित करना है। अब कैसे आकर्षित करेंगे, वो बहुत बड़ा सवाल है। एक और कॉलर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवानंद, आपका स्वागत है लोकमंच में। कृपया सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल यह है कि जो आजकल जो शिक्षा में है वो मेरे ख्याल से जो थोड़ा करप्शन लेवल भी है उसकी वजह से भी हो सकता है कि सब लोगों को, जो गरीब तबदले के बच्चे हैं, उनको शिक्षा ठीक से नहीं मिल पा रही है। दूसरा, इंग्लिश एक क्लास 1 से जरूरी होना चाहिए, क्योंकि सारा दुनिया में जो कंपटीशन है वो हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान से बाहर हो, अंग्रेजी जरूरी है। तो बेसिक क्लास 1 से ही एक सब्जेक्ट कम से कम इंग्लिश जरूर होना चाहिए। दूसरा, जो टीचर ट्रेनिंग है वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपरली रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, और जो उनका जो सिलेबस होता है उसको अच्छी तरह से पास करने के बाद ही टीचर्स मार्केट में जाने चाहिए। दूसरा, ये जैसे अभी सर जो वहाँ बैठे हैं, प्रोफेसर साहब, उन्होंने बोला कि कुछ टीचर अच्छे हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। हम भी कहते हैं, हम भी गांव से पढ़े हैं, लेकिन किस्मत की बात है कि कभी कभी लोगों को अच्छे टीचर मिलते हैं, पर सारे टीचर एक जैसे नहीं है। उनको प्राइवेट स्कूलों में सैलरी काफी कम मिलती है, गवर्नमेंट में ठीक मिलती है। तो ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से आजकल शिक्षा जो है प्रॉपर तरीके से सब लोगों को नहीं मिल पाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विचार अपने हमारे साथ बांटने का। प्रोफेसर रायना, आप उनकी बात पे कुछ कमेंट करना चाहेंगे? नहीं, मैं तो उनने बहुत सारी बातें सही की। देखिए, जहाँ तक अंग्रेजी का सवाल है, पहली बात जरूर होना चाहिए कि ये तो शिक्षा शास्त्र में, शिक्षा केवल ऐसा नहीं है कि मतलब हर आदमी शिक्षक है क्योंकि उनका बेटा पढ़ता है, बेटी पढ़ती है, पर शिक्षा एक विषय भी है, एक प्रोफेशनल चीज है। और दुनिया भर का शोध बताता है कि जो बच्चे की पहली भाषा होती है उसको 5-8 साल तक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाए तो बच्चे की न्यू जो लर्निंग चाइल्ड, ठीक है, एक लर्निंग चाइल्ड होता है, दूसरा होता है कि वो फैक्ट्री के वर्कर चाइल्ड। ये दोनों अलग चीजें हैं। हमारा जोर हो गया है कि लेबर फोर्स की शिक्षा करें, स्किल डेवलपमेंट लर्निंग नहीं होता है, लर्निंग उससे बहुत ज्यादा है। और अगर लर्निंग चाइल्ड बनाना है तो मातृभाषा या पहली भाषा को 7-8 साल तक जोर दें, फिर आगे बढ़ता है, बच्चा सीखता है। तो पर अंग्रेजी उसके साथ एक विषय हो, वो बिल्कुल होना चाहिए। मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, असर रिपोर्ट के अच्छे भी असर हो सकते हैं, बुरे भी असर हो सकते हैं। मैं बुरे असरों को लेके बहुत परेशान, मेरी चिंता है। अच्छा असर ये हो सकता है कि भाई ये स्थिति है, इसको बेहतर करना है तो क्या करें। इसके इंटरप्रिटेशन आज के दिन में बहुत अलग हो सकते हैं और मेरे ख्याल में हो भी जाएंगे। देखिए, हम एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ पे सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है। वो राजनीतिक रूप से भी नहीं है, आर्थिक रूप से भी नहीं है, किसी भी रूप से नहीं है, कि सरकार पे विश्वास नहीं है। फिर जब ये रिपोर्ट आती है कि साहब देखो सरकारी स्कूलों के बच्चों की ये हालत है, 50% प्राइवेट ट्यूशन कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, इसका एक नीतिगत पक्ष निकल सकता है, सरकार के स्कूल कुछ नहीं कर सकते हैं, प्राइवेट को बढ़ावा दे दो, वहां पे वाउचर दे दो, बच्चों को पैसा दे दो कि वो प्राइवेट ट्यूटर लगाएं। तो वही प्रोफेसर रायना, हमारे नीति निर्धारकों के लिए ये एक तरह से खतरे की घंटी भी तो हो सकती है। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि एक तो ये हो सकता है खतरा कि ये काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे फजूल। देखिए, हम उस माहौल में भी है जहाँ पे ये सरकार, मैं एक साफ कहूंगा, ये मानती है कि सरकार में फजूल खर्ची बहुत होती है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन वगैरह ये मत करो, ये फजूल खर्ची हो रही है। नरेगा में फजूल खर्ची हो रही है, फूड बिल ऐसा है, आरटीई फजूल। और असर का रिपोर्ट भी बताता है कि सरकारी तंत्र में तो नीचे ही हो रहा है। इसका असर क्या हो सकता है? कल प्लानिंग कमीशन कह सकता है अब आरटीई के लिए पैसा और क्या मांगोगे, जबकि उससे कुछ हुआ ही नहीं है, तो पैसा कम करके उसको पैसा और चीजों में लगा दो, इसमें लगा दो, इसमें।
मुझे ये खतरे दिखते हैं इन चीजों को लेकर। चलिए, यहाँ पे हमारे साथ क्योंकि आप प्रथम से हैं और असर टीम का हिस्सा हैं, जो बात प्रोफेसर रायना ने कही कि इस तरह की तस्वीर जो, और ये रिपोर्ट पहली बार आप नहीं ला रहे हैं, 2005 से आप लगातार इस पे काम कर रहे हैं, आपका अनुभव क्या रहा है? ये रिपोर्ट सिर्फ फाइलों का हिस्सा बनकर रह जाती है या खुद, क्योंकि मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल इसको रिलीज करते हैं, यानी शिक्षा के जो मंत्री हैं वो इसको रिलीज कर रहे हैं, तो इस पर कुछ होता भी है? अब ये रिपोर्ट आप लेकर आए हैं, इससे आगे क्या? नहीं, असर देखिए बहुत ही एक बेसिक लेवल टेस्टिंग है। पूरे दुनिया में आप अगर आपका मन है आप अपना टेस्ट निकालिए, अगर आपको लगता है कि वो वैलिड है आप कर सकते हैं। ये एक बहुत ही एक बेसिक, जिसको कहते हैं टेम्परेचर लेने का तरीका है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसी तरह का टेक्स्ट बिल्कुल एग्जैक्ट दिया जाता है, ये बल्कि शायद आप देखेंगे अगर आप कक्षा 2 का टेस्ट उठा के देखेंगे वो ज्यादा डिफिकल्ट होगा असर का जो टेस्ट होता है। तो वो बात नहीं है, बहुत ही बेसिक टेस्ट है। हम 5 से 16 साल के बच्चों का सेम उससे टेस्ट करते हैं। तो एक बस से कहने का तरीका है कि हाँ हमें सुधार की जरूरत है, और हम ये क्लेम नहीं कर रहे हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट है, इसी के बुनियाद पे सारी पॉलिसीज बननी चाहिए। एक बहुत ही एक स्नैपशॉट है जिसको कहते हैं कि हाँ लर्निंग लेवल्स पुअर हैं। आरटी के अगर आप इंडिकेटर्स असर में चेक करेंगे, फैसिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। लड़कियों के टॉयलेट की सुविधाएं स्कूल में बढ़ी हैं, प्लेग्राउंड है, ऑफिस है, कंप्यूटर का एक्सेस बढ़ रहा है, लाइब्रेरी बढ़ रही है। पर एट द सेम टाइम हम आरटीई में जब बात करते हैं एज एप्रोप्रिएट लर्निंग की, हम बहुत चीजों की बात करते हैं, तो शायद एक, और उनकी बात ये सही है कि आप कोई भी पॉलिसी लेके आएंगे, बहुत अच्छी पॉलिसी है, आपका 10 साल से पहले आपके लर्निंग लेवल जैसे शूट अप नहीं करेंगे। जी, एक सवाल जी बिल्कुल पूछिए, हालांकि वक्त बहुत कम है, बहुत छोटा सवाल। जी, आपने कुछ महीने पहले अपने यहाँ से वो लर्निंग इन क्लासरूम्स, इनसाइड क्लासरूम्स लाया था, बहुत अच्छी रिपोर्ट थी। उसमें मुझे एक पन्ना याद है जिसमें आपने एक किताब का एक हिस्सा दिया था और कहा था ये पहली कक्षा की किताब है, ये बिल्कुल पहली कक्षा के लायक नहीं है, दूसरी का बिल्कुल उसके लायक नहीं है, कोई दूसरी कक्षा का बच्चा नहीं पढ़ सकता है। बहुत अच्छी चीज थी। लेकिन कई महीनों के बाद जब आप असर रिपोर्ट लाते हैं, वो उसी किताब का टेस्ट होगा कि जिस किताब को आपने कहा था उसके लायक नहीं है। आप एक तरफ अगर हम कहते हैं कि वो बच्चे के लायक नहीं है, वो जो सही है, पर जब उसमें टेस्ट लेंगे तो बिल्कुल बहुत संक्षेप में नहीं, मैं बिल्कुल इसे बहुत ब्रीफली बताऊंगी। आप इसको एक तरह से देख सकते हैं कि असर जो रियलिटी है किताबों की उसका टेस्ट ले रहा है, इसका आप इम्प्लीकेशंस आप इसको किसी भी तरह से परसीव कर सकते हैं। इसका एक तरीका परसीव करने का ये भी है कि जिस तरह से हम टेस्ट ले रहे हैं वो भी टेस्ट मुश्किल है, तो शायद आपको अपने करिकुलम पे काम करने की मेरे पास जरूरत बहुत कम है। बहुत संक्षेप में अंत में आपसे जानना चाहूंगी, इन तमाम रिपोर्ट्स के बीच क्या आपको शिक्षा की व्यवस्था बदलती हुई नजर आ रही है? इस उम्मीद पर हम रह सकते हैं? देखिए, आरटीए एक ढांचा है जिसमें एक क्वालिटी इंटरवेंशन है। जैसे हम सब ने बोला कि टाइम लगेगा, अगर हम ऐसे ही निगरानी करते रहें तो मेरे ख्याल से शायद इतनी बदतर हाल जो जिसके बात हम कर रहे हैं उतनी बदतर हाल नहीं रहेगी 10 साल बाद। शिक्षा के अधिकार को और वक्त देने की जरूरत है, शायद 5 से 7 साल में तस्वीर जरूर बदले। और सरकार को हाथ नहीं खींचना चाहिए ये कहते हुए कि पैसा कम करेंगे क्योंकि कुछ बदल नहीं रहा है, बदलाव की कोशिश कर रहे हैं तो पैसा भी देना चाहिए और राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है की जरूरत है वो पूरी करनी चाहिए, पूरी करनी चाहिए, उनको पीछे नहीं खींचना चाहिए क्योंकि ये रिपोर्ट कहता है ठीक नहीं है इसलिए उसको खींचो। बिल्कुल। उर्मी जी, प्रोफेसर रायना और ताम्बरा जी, आप तीनों का धन्यवाद लोकमंच के साथ जुड़ने के लिए। तो प्राथमिक शिक्षा के बुनियादी तत्व को मजबूत करने की जरूरत है। अगर प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता रहेगी तो उसका सीधा और सकारात्मक असर देश की माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर भी पड़ेगा और इससे सकारात्मक परिणाम हमें मिलेंगे। लोकमंच में आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।